तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और 29 फरवरी यानी कि आज बोर्ड परीक्षा देने वाले हो, तो परीक्षा से पहले आप लोग इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन आपका होता है कि नर जनतंत्र का नामांकित चित्रों की सहायता से वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और आपकी बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर के लिए आता है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन आता है और कई बार यह क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपके हर साल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि नर जनतंत्र का नामांकित चित्रों की सहायता से वर्णन हम लोग किस प्रकार से करेंगे। आइए हम लोग देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसीलिए आप वीडियो को जल्दी से लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो। साथ ही में यदि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अभी तक तैयार नहीं किया है तो इसे अभी का भी तैयार कर लो, या फिर यदि आप लोग पहले तैयार कर चुके हो तो इसे एक बार रिवाइज कर लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड परीक्षा में आता है, तो इसीलिए आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो। यदि आप लोग पहले से तैयार किए हो तो आप लोग दोबारा से इसको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा अपने एग्जाम में जाने से पहले। वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं। तो उत्तर में आप लोग बताओगे कि नर में विभिन्न अंग जैसे कि वृषण होता है, सहायक नलिकाएं होती हैं, वह ग्रंथियों के समूह को हम लोग जो नर युग्म को बनाते हैं उसको हम लोग नर जनतंत्र कहते हैं। तो नर जनतंत्र क्या होता है, परिभाषा सबसे पहले आप समझ लो। तो परिभाषा में सबसे पहले आप बताओगे कि नर में विभिन्न अंग जैसे कि वृषण हो गया, सहायक नलिकाएं हो गई और ग्रंथियों के समूह जो कि नर युग्म का निर्माण करते हैं उससे हम लोग नर जनतंत्र बोलते हैं। तो इस प्रकार से नर जनतंत्र की जो परिभाषा होती है इस प्रकार से आपकी हो जाती है। उसके यहाँ पे आप लोग डायग्राम को यहाँ पर देख लीजिए। डायग्राम भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप लोग डायग्राम नहीं बनाओगे तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलने वाले हैं। तो इसलिए आप डायग्राम को भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो डायग्राम इस प्रकार से आप लोग देखोगे तो ये सबसे पहले आप यहाँ पर देख लेंगे, जो आपका रेड कलर का है आपका क्या होता है, वृषण होता है। वृषण के ऊपर जो इस प्रकार से जाली बनी हुई है इसको हम लोग अधिवृषण बोलते हैं। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पर ध्यान देना, जो आपका ये वाला है इसे हम लोग बोलते हैं क्राउपर ग्रंथि। यह आपका होता है रसखंड नलिका। फिर आपका ये जो इस प्रकार से होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग मूत्राशय बोलते हैं। और ये आपका यहाँ पर और ये जो दो चीज होती है इसको हम लोग शुक्राशय बोलते हैं। इस प्रकार से इतना हो गया। आगे आप बता देते हैं कि ये आपका होता है शुक्रवाहक नलिका। यह आपकी होती है जो आपका हरे कलर का है वो आपका एक प्रोस्टेट ग्रंथि। और ये आपका जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं मूत्र विसर्जन नलिका। और जो जिसके अंदर आपका वृषण रहता है उसे हम लोग वृषण कोश बोलते हैं, यानी कि इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, वृषण कोश बोलते हैं। और ये आपका होता है शीशन। तो इस प्रकार से नर जनतंत्र का चित्र होता है, इसको आप लोग समझ लीजिए। फिर हम लोग उसमें आगे क्या क्या चीजें लिखने वाले हैं उसको आइए हम लोग देख लेते हैं। तो इसे आप लोग एक बार जल्दी से याद कर लीजिए, इस पूरा चित्र बना करके आप लोग देख लीजिए, फिर हम लोग उसमें आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसमें बताएंगे आप लोग कि नर जनतंत्र में नर जनन अंगों को 3 भागों में बांटा जाता है। यानी कि जो नर जनतंत्र होता है उसमें नर जनन अंगों को हम लोग किसमें बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले भाग में आपका आता है मुख्य जनन अंग, यानी कि जो मुख्य अंग होता है उसको हम लोग पहले पार्ट में रखते हैं। तो पहला पार्ट में आपका होता है मुख्य जनन अंग, और मुख्य जनन अंग में पहला आपका होता है वृषण। तो वृषण ही आपका मुख्य जनन अंग होता है। तो उसमें आप लोग समझेंगे वृषण क्या होता है, वृषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि पुरुषों में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा से बाहर थैलीनुमा संरचना में पाए जाते हैं, इसे हम लोग वृषण कोष बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है, पुरुष में एक जोड़ी वृषण होते हैं जो कि आपके उदर गुहा से बाहर थैलीनुमा संरचना में पाए जाते हैं, और जिस संरचना में वो पाए जाते हैं उसे हम लोग वृषण कोष बोलते हैं। वृषण कोष आपका जो वृषण होता है, वृषण आपका एक अंडाकार 405 सेंटीमीटर लंबा व 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। यानी कि जो वृषण होता है वह आपका एक अंडाकार होता है, 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है, साथ ही में 2 से 3 सेंटीमीटर आपका चौड़ा होता है। यह बाहर से 2 झिल्लियों से घिरा होता है, यानी कि बाहर से 2 झिल्लियों से घिरा होता है। और वृषण के सूक्ष्म नलिकाओं में ही शुक्राणु का निर्माण होता है। क्योंकि जो वृषण होता है इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है, इसीलिए वृषण को हम लोग मुख्य जनन अंग बोलते हैं। तो मुख्य जनन अंग में आपका वृषण होता है, इसे आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब हम लोग यहाँ पर सहायक जनन अंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो सहायक जनन अंग में आपका पहला अंग हो जाता है कि शुक्रवाहिकाएं वृषण से निकल कर वृषण के पश्च सतह पर अधिवृषण में खुलती है। यानी कि जो शुक्रवाहिकाएं होती हैं वो वृषण से निकल करके वृषण के पश्च सतह पर अधिवृषण में खुलती है। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका होता है वृषण, और वृषण के ऊपर जो ये संरचना होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिवृषण बोलते हैं। तो ये चीज यहाँ पर बता सकते हो कि शुक्रवाहिकाएं जो होती हैं वो वृषण से निकल करके वृषण के पश्च सतह पर अधिवृषण में खुलती हैं। और अधिवृषण पतली व लंबी नलिका के अत्यधिक कुंडलन से बनी होती है। यानी कि जो अधिवृषण होती है वो पतली व लंबी नलिका के अत्यधिक कुंडलन यानी कि बहुत सारा घूमने की वजह से वो बनी होती है, और इसमें शुक्राणु के परिपक्वन का कार्य होता है। यानी कि जो अधिवृषण होता है इसमें शुक्राणु के परिपक्वन का कार्य होता है। तो इस प्रकार से ये वाला भी आपका हो गया अधिवृषण। अब हम लोग इसमें आगे जो सहायक जनन अंग होते हैं उसको समझ लेते हैं। आगे आप इसमें आते हैं शुक्रवाहक नलिका। तो अगला जो आपका इसमें कह सकते हैं सहायक जनन अंग है, उसमें आपका है शुक्रवाहक नलिका। तो शुक्रवाहक नलिका में आप बताओगे कि अधिवृषण के पश्च भाग से निकल कर यह शुक्रवाहक नलिका उदर तक जाकर मूत्राशय से
ऊपर एक लूप बनाती है। इस प्रकार से आपको समझ लेना है शुक्रभाग नलिका के बारे में। फिर शुक्राशय के बारे में आप लोग बताओगे। शुक्राशय आपका नेक्स्ट मुख्य आप लोग बोल सकते हो सार्वजनिक अंग होता है कि यह एक जोड़ी मूत्राशय के पीछे स्थित होते हैं तथा ये वीर्य का लगभग 60% भाग बनाते हैं। यानी कि जो आपका शुक्राशय होता है आपका मूत्राशय के पीछे बोल सकते हो आप स्थित होते हैं एक जोड़ी में, और साथ ही में ये वीर्य का लगभग 60% भाग तक शुक्राशय आपका बनाता है। अगला इसमें आपका सार्वजनिक अंग होता है मूत्र मार्ग, और मूत्र तथा वीर्य इसी मार्ग से आपके बाहर जाते हैं। तो ये आपका होता है अगला सहायक अंग, जिसमें से क्या होता है मूत्र तथा वीर्य इसी मार्ग से बाहर आते हैं शरीर से। तो ये आपको यहाँ पर समझ लेना है। अगला पॉइंट आपका इसमें होता है सिसन। तो सिसन जो होता है आपका एक मैथुन अंग है, जो कि आपका मूत्र नलिका सिसन के रास्ते बाहर खुलती है। यानी कि जो मूत्र नलिका होती है सिसन के रास्ते ही बाहर खुलती है, और सिसन आपका एक मैथुन अंग है। तो इस प्रकार से सहायक जनन अंग भी आपका हो गया, और मुख्य जनन अंग भी आप लोगों ने समझ लिया है। आगे आपका इसमें होता है सहायक जनन ग्रंथियां। तो सहायक जनन ग्रंथियों में कौन कौन सी ग्रंथियां आपकी होती हैं, उसको आइए हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें आप बताओगे कि यह एक सघन ग्रंथि है। सबसे पहली ग्रंथि कौन सी है, प्रोस्टेट ग्रंथि। तो प्रोस्टेट ग्रंथि में हम बताओगे कि यह एक आपकी सघन ग्रंथि है जो मूत्र नलिका के आधार के चारों ओर घूमती है, और ये वीर्य का लगभग 20 से 25% भाग बनाती है। यानी कि जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है ये वीर्य का लगभग 20 से 25% भाग बनाती है। अगला इसमें आपका होता है नेक्स्ट ग्रंथि जो आपकी होती है लास्ट वाली, काउपर ग्रंथि। तो काउपर ग्रंथि में आप बताओगे कि इसका श्रवण सिसन में आप लोग बता सकते हो स्नेह का कार्य करता है, और यह आपका एक जोड़ी मूत्र मार्ग के दाएं व बाएं ओर स्थित होता है। तो ये आपका होता है काउपर ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, दोनों आपको समझ लिया। सहायक जनन ग्रंथियां हो गई, सहायक जनन आपके अंग हो गए, और मुख्य जनन अंग हो गए। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन था नर जनतंत्र का नामांकित चित्रों की सहायता से वर्णन किए। तो चित्र भी मैंने आपको बता दिया, ये आपका नर जनतंत्र का चित्र होता है, और साथ ही में जितनी भी चीजें इसमें लिखनी थी सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। तो यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।